हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी एग्जाम के अंदर साइंस का बहुत बड़ा वेटेज रहेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोजगार विद रमेश के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगी। इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, इसके जो पहले के 30 क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए हैं और आगे के आज मैं कराऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं इनका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कितना आपने मतलब स्कोर को हासिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। पहले आता है कि एसआई बल का मात्रक क्या होता है, यानी जो एसआई बल होता है उसके अंदर मात्रक क्या होता है। तो उसका मतलब मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो फोर्स होता है उसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन। समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एन से प्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया, यानी जो बल होता है इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और इसको एन से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक सदिश राशि है। मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बल कैसी राशि है, तो कैसी हो जाएगी, एक सदिश राशि है, जिसका मतलब होता है कि जो परिणाम होते हैं ना उनको मतलब दिशा में और परिणाम दोनों में व्यक्त करना। समझ में आ गया, यानी मतलब कि किस प्रकार से कौन सा मतलब कि जैसे कि ना किस दिशा में हो रहे हैं, यानी जो मतलब कि जो परिणाम है ना वो दिशा और परिणाम दोनों में मतलब कि फिक्स करना इसका काम होता है। समझ में आया, यानी एक न्यूटन बल में 1 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। समझ में आया, काफी बार इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो आपको इसकी वैल्यू के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, वायु क्या है, यानी जो हम सांस ले रहे हैं हवा में, तो ये वायु होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि वायु होती क्या है। तो यानी एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, तो क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि जो वायु है ना ये मिश्रण है। किसका मिश्रण है, ये गैसों का मिश्रण है। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन कौन सी गैस कितनी होती है। जैसे कि ना देखो, नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% होती है। समझ में आया, एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी गैस कितनी परसेंट होती है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 21 हो जाएगी। 21% तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगी, 98% हो जाएगी नाइट्रोजन। और बात की जाए ना 0.9% हो जाएगी आर्गन, 0.03% CO2 हो जाएगी और जीवन 0.17% हो जाएगी अन्य गैसें। समझ में आई, यानी जो हम सांस ले रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है, यानी इन सभी गैसों का मिश्रण है जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करता है। आप समझते हैं ना, जैसे कि ये एक प्राकृतिक घटक है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 सभी गैस गैस मिलके मतलब काम करती हैं। जैसे कि मतलब कि जो कि धूल के कण आपको दिखाई देते हैं ना, मतलब कि जैसे ना कि अंधेरे कमरे में एक लाइट के मतलब फोकस मार के देखना, तो आपको कुछ धूल के कण उड़ते हुए नजर आएंगे। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब मतलब गैस में मतलब कि ना कि कौन कौन से कण मौजूद होते हैं ना वो आपको नजर आएंगे। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किसके द्वारा किया जाता है। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज किसके द्वारा किया जाता है। समझ में आया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफार्मर का, तो हमें ट्रांसफार्मर को चूज करना होगा। लेकिन अगर आपसे मतलब कि एक ऑप्शन और आता है विद्युत जनित्र। समझ में आया, तो आपको विद्युत जनित्र आ जाए तो आपको उसको भी चूज करना होगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए विद्युत जनित्र का यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। समझ में आ गया, जैसे आप समझ सकते हैं इसका काम क्या होगा। अब एग्जाम में ये और पूछते हैं कि इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो विद्युत जनित्र के अंदर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके एक नए चालक के चुंबकीय क्षेत्र का जो घुमाव होता है ना उसमें विद्युत धारा उत्पन्न करना इसका काम होता है। समझ में आ गया, यानी किस तरह से मतलब जो है जनरेटर होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार से यानी बिजली को किस प्रकार से पैदा करता है उसके बारे में काम करता है। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या कहता है फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान को हम चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चट्टान कोई हल्की तो नहीं होती, बहुत भारी होती है। तो हम मतलब कि पृथ्वी की भारी चट्टान को अगर चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो उसके भार में क्या अंतर आएगा, मतलब भार घटेगा बढ़ेगा, उसमें क्या मत फर्क होगा, यानी भार मतलब जो उसका द्रव्यमान है वह कैसा होगा। तो उसके बारे में बताना है कि पृथ्वी की कोई चट्टान को अगर चंद्रमा पे ले जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा समझ के देखिए
कि देखो पृथ्वी की कोई चीज़ बहुत भारी है, तो चंद्रमा पे ले जाएँगे तो उसपे क्या असर पड़ेगा? तो चट्टान का भार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मतलब कि ना कि ग्रेविटी बहुत ही कम है, यानी बिल्कुल ना के बराबर है, यानी बिल्कुल बहुत मतलब ना के बराबर है। वहाँ पे सब कुछ उड़ते-उड़ते दिखाई देंगे आपको। यानी ऐसा कोई नियम ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि ऊपर गई हुई चीज़ नीचे आएगी। यानी पृथ्वी के ऊपर तो है ना ये यानी आप कितनी भी चीज़ मतलब ऊपर फेंक दोगे तो वो तुरंत नीचे आ जाएगी। पर चंद्रमा पे ऐसा कोई रूल नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मतलब कि ना जो इसका मतलब कि कोई चट्टान हो गई, इसका जो भार है ना वो कम हो जाएगा। उसका जो मतलब द्रव्यमान तो वह का रहेगा, पर जो है ना वो जो उसमें वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, इसकी वजह से वो वहीं घूमती-फिरती नज़र आएगी। समझ में आ गया? भार में मतलब कि कम हो जाएगा, द्रव्यमान वो का वो रहेगा, जिसकी वजह से वो वहीं की वहीं घूमती हुई नज़र आएगी। समझ में आ गया? जैसे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर चट्टान का भार अगर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा के ऊपर उसका 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि 60 से सीधा 10 हो जाएगा। यानी इतना मतलब कि घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी लॉ बिल्कुल ही काम करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है? सल्फर का उपयोग किया जाता है। जो सल्फर होती है इसका यूज़ क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सल्फर के काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि पहले तो डायनामाइट में किया जाएगा, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी चीज़ों में सल्फर का यूज़ होता है। समझ में आ गया? जैसे कि ना कि मतलब फेस के लिए, स्किन के लिए, दवाई के लिए, यानी हानि के ना कि संक्रमण तत्व, यानी कि ना जैसे कि ना खुजली-वुजली के लिए, जैसे कि कितनी एंटीबॉडीज़ होती है ना, उनके निर्माण में ना अनेक प्रकार से सल्फर का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिजली में मतलब रात जो मतलब कि जो बिल्ली होती है उसको रात में दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो बताइए। आप सभी देखिए कि जितने जानवर होते हैं उनको रात में दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब कुछ लोग बोलेंगे स्वभाव होता है, दिन में नई नींद आने की वजह से, तो सिर्फ उसका एक कारण होता है कि बिल्ली की जो आँखों की जो मतलब जो पुतली होती है ना, उसकी बनावट विशेष प्रकार की होने की वजह से बिल्ली को रात के समय दिखाई देता है। समझ में आ गया? यानी कुछ-कुछ बिल्लियाँ ऐसी होती हैं, जिनको रात के टाइम भी दिखाई देगा। जैसे कि मतलब किसकी वजह से? एक होता है टैपिटम लूसिडम, उसकी एक ऐसी परत उनकी बिल्लियों की आँखों की उसपे क्या होता है, रेटिना के ऊपर होती है, जिसकी वजह से वो एक आईने की तरह काम करती है। तो इसकी वजह से उनको कम रोशनी के अंदर भी बिल्कुल साफ एकदम क्लियर नज़र आएगा। समझ में आ गया? यानी एक चीज़ ये भी होती है कि रात के टाइम जो बिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय रहती है। यानी जैसे मतलब शाम भोर होती है तो एकदम सक्रिय हो जाती है, यानी अपने शिकार की खोज में वो लग जाती है। तो शिकार मतलब कि क्या है ना कि तुरंत देखते झपटा मारने वाली बात हो गई, कि मतलब कि अगर ऐसे छोड़ देगी तो मतलब कि शिकार कैसे करेगी? तो एकदम सक्रिय होके मतलब अपने मतलब जो है शिकार के ऊपर पूरा फ़ोकस करती है। इसी वज़ह से बिल्ली को रात के समय अधिक दिखाई देता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन-सी धातु होती है? तो आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन-सी धातु होती है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो कौन-सी हो जाएगी? सिल्वर। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब चाँदी कैसे होती है फ्रेंड्स? चाँदी ऊष्मा और बिजली दोनों की मतलब अच्छी चालक होती है। और तांबा की बात की जाए तो तांबा ऊष्मा का अच्छा होता है, लेकिन मतलब इतना अच्छा नहीं होता जितनी चाँदी होती है। समझ में आ गया? लेड और मरकरी की बात की जाए तो ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि लेड और मरकरी क्या होती है? तो ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और चाँदी और तांबा मतलब कि एक तरह से चाँदी नंबर 1 पे आती है और तांबा नंबर 2 पे आता है। समझ में आ गया? यानी धातुओं की जो चालकता होती है ना, उनके इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आता है थोड़ा फिजिक्स क्वेश्चन है। गर्मियों में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? यानी गर्मी के टाइम पर जैसे सफेद कपड़े पहनना, सफेद रंग से घर को पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो बताइए क्या कारण होता है? यानी थोड़ा सोच के बताना है कि ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो गर्मियों में घर को सफेद रंग से मतलब कि किस वजह से करवाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला एक होता है कि घर ठंडा रहता है। क्यों होता है? सफ़ेद रंग जो ऊष्मा को मतलब कि कम अवशोषित करता है और ज़्यादा परिवर्तित करता है। इसके अंदर जो घर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बिल्कुल लो, मतलब इतना भी नहीं कि वहाँ पे एसी वाली फीलिंग आएगी, पर ये रहेगा कि और मतलब कि काले रंग की बजाय सफ़ेद रंग में मतलब थोड़ा ठंडक प्रदान होगी। समझ में आया? यानी अंदर से वो अगर ठंडक देंगे, क्योंकि वो मतलब ऊष्मा को सोख रहे हैं, यानी मतलब उसको चेंज करके मतलब कि ठंड के अंदर मतलब तापमान में जो चेंजमेंट होता है ना, वो करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें बिजली की खपत भी कम होगी, क्योंकि अगर वहाँ पे मतलब कि पहले से ठंडक है तो बिजली की खपत कम हो जाएगी।
और वो जैसे कि बात की जाए छत की मतलब घर की मतलब उम्र भी बढ़ेगी, समझ में आया? और छत से मतलब सूरज की जो इतनी कहते हैं ना हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण होती है, उनसे भी बचने में हेल्प मिलेगी और घर के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा ना, वो 2 से 5 डिग्री के बीच में ही रहेगा, यानी इससे कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। मतलब है ना, अगर लाइट वाइट नहीं रहेगी ना, तो भी उनके अंदर रहना मतलब कि नॉर्मल रहेगा, इतनी मतलब बड़ी बात नहीं रहेगी। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। केतली लकड़ी मतलब जो केतली होती है ना चाय की, उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों होता है? यानी ये क्वेश्चन से बताना है कि मतलब कि उसमें सिल्वर मतलब और किसी धातु का क्यों नहीं होता है, लकड़ी का ये हैंडल क्यों लगाते हैं? तो देखो, थोड़ी सोचने की बात है। केतली में अगर लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। समझ में आया? यानी वह गर्मी को आसानी से मतलब कि अपने अंदर सोख लेती है, मतलब बाहर नहीं जाने उस देखो लकड़ी के हैंडल में आग है, वो मतलब कि प्रभावित नहीं हो पाएगी, यानी पूरी लकड़ी गर्म नहीं हो पाएगी, वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक रहती है। समझ में आ गया? यानी जो लकड़ी का ताप होता है ना, वो कुचालक होने से हैंडल गरम नहीं होगा, इसीलिए केतली के ऊपर लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। और इसके मतलब एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके हाथ गरम नहीं होंगे। समझ में आई? आपके हाथ मतलब कि सेफ रहेंगे, मतलब कि एक तरह से सुरक्षा की भी बात आती है और क्या कहते हैं, ऊष्मा के कुचालक पदार्थ भी होते हैं इससे। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। एक आया किस पर आएगा? एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से किस नियम के ऊपर आएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी यानी किसी का जैसे बोयल्स का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, तो आपको इन नियम के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि ऐसे नियम के बारे में बताकर पूछ लेते हैं कि ये किसका नियम है। तो बताइए, समान ताप दाब पर समान आयतन वाले सभी जो गैस अणु होती हैं, उनकी संख्या संख्या जो समान होती है, ये किसका नियम है? तो किसका हो जाएगा? एवोगाद्रो की परिकल्पना नियम, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवोगाद्रो की जो परिकल्पना नियम है, इसके अंदर ये बताया गया है कि समान ताप और दाब पर किसी भी गैस का जो समान आयतन होता है, उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो बराबर होती है। समझ में आ गया? जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास 2 अलग-अलग गैसें हैं, जैसे कि एक तो हाइड्रोजन है यानी H2 हो गई, दूसरी ऑक्सीजन यानी O2 हो गई। तो आप दोनों चीज़ें ना कि दोनों का ताप-दाब समान होंगे ना, तो इसमें जो अणु होंगे ना, वो भी इसमें सेम ही रहेंगे। समझ में आया किस तरीके से ये काम करेगा? अब आता है क्वेश्चन नंबर 41 या नेक्स्ट आता है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होगा? जो बायोगैस होती है, उसका मुख्य अवयव क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जितनी छोटी-मोटी गैस होती है ना, जैसे कि मीथेन हो गया, CO2 हो गया, तो इनके जैसे CH4 से किसको लिखते हैं? मीथेन को, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आप इनके थोड़ा बहुत फॉर्मूले भी याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो और बायोगैस किसका होती है? मीथेन का। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसको मतलब CH4 से इसको दिखाया जाता है। इसके मतलब कि 2 होते हैं, एक तो CH4 मीथेन हो जाएगा, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। समझ में आया? 2 गैसें होती हैं, जो कि बायोगैस की कार्बनिक मतलब कि है ना अपघटन को उत्पन्न करने का काम करती हैं। समझ में आ गया? इस तरह से मतलब कि जो जीवाणु होते हैं, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो विघटित किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में बताएँगी। ये जो दोनों गैसों का मिश्रण होती है, जैसे स आप समझ सकते हैं कि ये ना किसी भी मिक्सर के अंदर 50% हो जाएगी मीथेन और 70% हो जाएगी ये CO2, यानी दोनों का मिक्स करके इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर ले जाते हैं तो क्या होगा? यानी जब वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाएँगे तो क्या होगा? यानी सोचने की बात है कि जब हम वायुमंडल ऊपर की तरफ जाएँगे तो हम मतलब क्या चेंजमेंट होगा? तो वायुमंडल का दाब मतलब कम हो जाएगा। समझ में आई? यानी जो वायुमंडल का दाब है वो तो कम हो जाएगा और तापमान गिरने लग जाएगा। समझ में आ गया? यानी दाब तो बढ़ रहा है और तापमान गिर रहा है। और हवाएँ फैलती हुई नज़र आएँगी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ताप तो कम हो जाएगा, दाब बढ़ जाएँगे और जो हवा रहेगी ना वो फैली हुई नज़र आएगी। समझ में आ गया? कि दाब में कमी हो जाएगी, है ना? मतलब एक बार कमी होगी, क्योंकि दाब कम क्यों होगा? क्योंकि जो हवा होती है ना, वो अणुओं की संख्या को कम कर देंगी, इस वज़ह से उसमें मतलब कमी आ जाएगी। जैसे हम ऊपर जाएँगे ना, वैसे हवा की मतलब कि बहुत तेज़ी से लगेगी, तो अणुओं की संख्या इधर-उधर हो जाएगी, यानी मतलब कि कम हो जाएगी, जिससे दबाव कम हो जाएगा। और तापमान में मतलब कि कम कैसे आएगी? मतलब सूर्य की मतलब गर्मी ऊपर धीरे-धीरे कम होती रहेगी, तो इस वज़ह से तापमान उसका कम होने लग जाएगा। और हवा जैसे कि अगर कम दबाव रहेगा, तो हवाएँ फैलने का काम करेंगी। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेत्र लेंस में फ़ोकस दूरी किस द्वारा मतलब सही रखी जाती है?
जो नेत्र लेंस होता है उसके अंदर जो फोकस दूरी होती है किसके द्वारा उसको सही रखा जाता है। जैसे कि आँख मतलब लेंस मतलब किस प्रकार से मतलब कौन से काम पर वो काम करेंगी। तो फ्रेंड्स इसमें ना आप 2 ऑप्शन याद रखिए, एक तो आता है पश्चमाभी पेशियाँ और दूसरा है कि सिलेरी मांसपेशियाँ। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट हो जाएगा। एक तो होगी पश्चमाभी पेशियाँ और ये एक हो जाएगी सिलरेरी मांसपेशियाँ। इनके द्वारा आँखों के लेंस की फ़ोकस दूरी फ़िक्स होती है। समझ में आया कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से पढ़ना है? एक तो हो जाएगा पश्चमाभी पेशियाँ दूसरा आ जाएगा सिलिलेरी मांसपेशियाँ। तो इनके द्वारा आँखों की फ़ोकस दूरी को कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ गया? यानी जब पश्चमाभी पेशियाँ स्थिर होती हैं, तो लेंस पतला हो जाता है और फ़ोकस दूरी बढ़ जाती है और जब पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो लेंस मोटा हो जाता है यानी फ़ोकस दूरी घट जाती है। और जब ये क्या बोलते हैं, ये सिलियरी मांसपेशियाँ हैं ना, इनके लेंस पर फ़ोकस करने वाले मतलब कि आकार मतलब कि किस प्रकार से बदलना है ना, तो उसमें मतलब कि छोटा-बड़ा कैसा करना है, उसमें करने में ये सक्षम होती हैं। समझ में आ गया? एक आता है कि फ़ोकस दूरी बदलती ही क्यों है? तो फ्रेंड्स आप ये समझ सकते हैं कि नेत्र लेंस की फ़ोकस दूरी में बदलाव होने के कारण मतलब कि विभिन्न प्रकार के जैसे कि कोई वस्तु है हमारे बिल्कुल पास रखी है और कोई वस्तु है कि जो हमसे बहुत दूर रखी है, तो इसी वज़ह से जो फ़ोकस दूरी मतलब कि बदलना ज़रूरी होता है। यानी हमें पास की वस्तु भी देखनी है और हमें दूर की वस्तु भी देखनी है, इसी वज़ह से जो है ना फ़ोकस दूरी होती है वो बदलती रहती है। क्लियर हुआ? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूखी बर्फ होती है यानी जो सूखी बर्फ होती है वो ठोस होती है, इसका कारण क्या है यानी किसकी वजह से सूखी बर्फ ठोस होती है। तो कौन से हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो सूखी बर्फ होती है ना, वो क्या बोलते हैं ड्राई मतलब कि बहुत ठोस होती है। अब इसके कारण क्या होते हैं कि सामान्य बर्फ में मतलब पिघली हुई रहेगी और सीधे गैस में बदल जाएगी, तो सूखी बर्फ में तो ठोस रहेगी क्योंकि इसमें CO2 है। समझ में आ गया? अब देखिए ये मतलब क्या होती है CO2? तो CO2 समझ सकते हैं कि सूखी बर्फ के अंदर CO2 का मतलब कि बहुत ठोस रूप होता है, जिसमें मतलब कि एक तो नॉर्मल बर्फ लेंगे तो वो ठंडी रहेगी, लेकिन जो CO2 रहेगी तो वो एकदम ठोस रूप में रहेगी। अब आता है कि कैसे बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को ठंडा करके मतलब कि फ्रिज में रखेंगे तो उसको तरल अवस्था में लाए जाएँगे तो वो ठोस अवस्था में अपने आप वापसी उसमें चली जाएगी। समझ में आ गया? अब ये काम क्या करती है, तो सूखी बर्फ पिघल कर तरल नहीं बनती है और सीधे गैस में ही बदल जाती है, इसीलिए इसको सूखी बर्फ कहा जाता है। समझे? ड्राई आइस कहा जाता है। ये मतलब कि तरल में नहीं बनती है, गैस में ही बदल जाती है, इसी वजह से इसको ड्राई आइस कहा जाता है। अब इसका उपयोग क्या होता है यानी जितने भी मतलब कि खाने वाली चीज़ें होती हैं, दवा होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनको ठंडा रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? इसका यूज़ क्या होता है? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं? एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि घरों में यूज़ करने वाला मतलब कि क्या बोलते हैं रासायनिक तत्व कौन-सा है? तो कौन सा जाएगा? साधारण नमक। अब इसका फ़ॉर्मूला बताना है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? NaCl। यहाँ पे लिखती हूँ मैं NaCl हो जाएगा साधारण नमक का फ़ॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, फ़ॉर्मूला हो जाएगा NaCl। इसको साधारण नमक कहा जाता है। समझ में आ गया? अब सोडियम क्लोराइड एक ऐसा आयनिक यौगिक होता है जिसमें मतलब कि एक रासायनिक सूत्र से बंधा हुआ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन का मतलब कि इसमें देखो इसमें 2 तत्व मिलके बनते हैं। एक तो हो जाएगा सोडियम, एक हो जाएगा क्लोरीन। समझ में आ गया? यानी N है ये सोडियम का काम करेगा और जो Cl है वो क्लोराइड का काम करेगा। और जैसे कहते हैं ना इसका स्वाद नमक के जैसा क्यों आता है? तो एक प्रकार का जो भोजन में स्वाद लाने का जो काम करता है उसको इसे एक पोषक तत्व में नमक के रूप में यूज़ करते हैं, यानी भोजन में स्वाद के रूप में नमक का यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? यानी एक तरह का ऐसा खनिज तत्व होता है जो कि हमारे खाने-पीने की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, इसका कारण क्या है? यानी ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया कि एक बॉल है जो लुढ़क रही है और कुछ टाइम बाद वो खुद मतलब चुप अपने आप ही मतलब रुक गई, तो इसका कारण क्या होता है? तो आप मुझे बताइए। किसी फर्श के ऊपर मतलब कोई गेंद लुढ़कती है, तो उसपे कौन-सा बल काम करता है जिसकी वज़ह से वो अपने आप रुक जाती है? तो फ्रेंड्स उसमें करेगा घर्षण बल। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर घर्षण बल काम करेगा। समझ में आया? कि घर्षण बल की वज़ह से
फरस पे जो मतलब कि फरस और जो गेंद है उसके बीच में एक मतलब बल काम करेगा, घर्षण बल, जिसका मतलब कि गति का विरोध करता है, जिसके कारण लुढ़कती हुई गेंद थोड़ी दूर जाके अपने आप ही रुक जाती है। समझ में आया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये जो होता है संगमरमर जो मार्बल होता है वो किसका रूप होता है? यानी आपने काफी देखा होगा घरों में आजकल मार्बल का यूज होता है। जो मार्बल होता है वो किसका रूप होता है? तो किसका होता है? चूना पत्थर का, यानी लाइमस्टोन का। यानी ऑप्शन नंबर जो सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो मार्बल होता है वो चूना पत्थर का एक रूप मतलब कि रूपांतरित रूप होता है। इसके अंदर संगमरमर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, डोलामाइट होता है, यानी इन सब मतलब तत्वों से मिलकर ये पत्थर बनता है। समझ में आया? जो चूना पत्थर होता है वो डोलोस्टोन की जो होता है तल चट्टानें होती हैं उनसे मतलब कि बहुत ज्यादा तापमान के ऊपर इनको गर्म किया जाता है, तब जाके ये मतलब कि मार्बल तैयार होता है। समझ में आया? और अब इसका यूज क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि आजकल मंदिरों के अंदर भी संगमरमर की मूर्ति जैसे भवन निर्माण में, यानी मतलब जीवाश्म के अनेक प्रकार से इसका यूज किया जाता है, यानी घरों में फर्श के रूप में। तो आप इनके यूज भी अच्छे से जानते हैं। अब आता है शहरों में तालाब का पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो मतलब कि जो शहर होते हैं सिटीज के अंदर, मतलब पानी गंदा हो गया, ये थोड़ी ना होता है कि पानी को खाली करके दोबारा साफ करेंगे। तो मतलब उसमें पानी भी रहता है, पर एक गैस का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो पानी साफ हो जाता है। तो वो कौन सी गैस होती है? तो वो हो जाएगी क्लोरीन गैस। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो क्लोरीन गैस होती है वो तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए मतलब कि यूज में की जाती है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। समझ में आ गया? यानी इसमें मतलब जो क्लोरीन गैस है वो क्या काम करेगी? यानी इसके अंदर एक ऐसा एंटीबॉडीज होता है, नहीं एक ऐसा कीटनाशक होता है जो कि पानी में मतलब जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु जो कुछ भी होते हैं ना हानिकारक तत्व होते हैं उन सबको नष्ट कर देता है और पानी को स्वच्छ बना देता है। समझ में आ गया? अब इसका यूज जैसे तालाब हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, घर में, यानी जहाँ पर बड़ी मात्रा में पानी यूज होता है वहां पर क्लोरीन का यूज किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। क्लियर हुआ? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारक क्या होता है? बताइए, जो लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो किसकी वजह से लगता है, कि उसका मुख्य कारक क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है ऑक्सीजन। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर ए तो इसका हो गया राइट आंसर। देखिए पहला आता है ऑक्सीजन, दूसरा आता है नमी। अगर लोहा पानी में पड़ा हुआ है अधिक टाइम तक तो उसके ऊपर लंग मतलब कि जो जंग लगने के कारण होता है। समझ में आ गया? यानी उसके अंदर आयरन ऑक्साइड बनेगा जिसकी वजह से जंग उसमें लग जाएगा। पहले आ गया ऑक्सीजन की वजह से लगता है क्योंकि उसमें मतलब ये ना ऐसे पड़ा हुआ है तो उसके अंदर वो उपस्थित ही नहीं है तो उसमें जंग लग जाएगा। दूसरा, पानी की कमी, मतलब वहां पे अगर पानी में है तो वहां पर उस पर मतलब कि जंग लग जाएगा, यानी उसका जो कलर है वो भूरा हो जाएगा। और जब मतलब इसमें क्या करेगा, एक मोटी मतलब एक ना उसके ऊपर एक ऐसी मोटी लेयर सी लग जाएगी जो मतलब कि बहुत तेजी से फैलती रहेगी। अब आता है कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी पाई जाती है? जो कुपोषण मतलब कि ये ना एक बीमारी होती है कुपोषण, उसमें सबसे अधिक किसकी कमी से होता है कुपोषण? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन। तो आप सभी जानते हैं जो कुपोषण होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ना जितने भी आस आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिसके कि प्रोटीन, कैलोरी, सूक्ष्म यानी जितने भी खनिज कण होते हैं उन सब के अंदर प्रोटीन मुख्य रूप से होता है, जो कि कुपोषण के लिए मतलब कि सबसे अधिक, अगर कमी प्रोटीन की हो गई ना तो कुपोषण तुरंत हो जाएगा। ये सबसे फर्स्ट पे आता है प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी सारे जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहले की बात की जाए तो प्रोटीन सबसे अधिक जरूरी होगा। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 51। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि रोबोट क्या है? यानी आप सभी जानते हैं कि रोबोट की मूवी भी देखी होगी, पता भी होगा कि रोबोट क्या है। तो आप मुझे बताएंगे कि रोबोट किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। जैसे कि ना एक प्रकार का रॉकेट होता है, एक बम होता है, मनुष्य से मतलब एक पुतला होता है जो कि आगे अनुसार काम करता है, या फिर कोई जानवर है। तो आप मुझे इसका कमेंट में बताइए कि रोबोट क्या होता है। और मैं आपको कल मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अपना फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।